हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग हमारे क्लास 11th टर्म 2 एग्ज़ामिनेशन के लिए जो मॉडल सेट्स जारी किए गए हैं काउंसिल के द्वारा, उन मॉडल सेट्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब तक हम लोगों ने 2 मॉडल सेट के ईच एंड एवरी क्वेश्चन के कंप्लीट आंसर को डिस्कस किया है और आज के क्लास में हम लोग हमारे 3rd मॉडल सेट जो कि अगेन काउंसिल ने ही जारी किए हैं उनके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके और देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है और उसका आंसर हमें कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज की क्लास से हम अपने मॉडल सेट नंबर 3 की शुरुआत करेंगे और सेम सारी चीज़ें रहने वाली हैं जैसे कि हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 में डिस्कस किया था, यानी कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। आपको इस तरह के ग्रुप्स में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सेट नंबर 3 में भी समय जो है वो 1.5 आज जो है वो दिया हुआ है। इसमें फुल मार्क्स 40 रहेगा। 3 ग्रुप्स में क्वेश्चन रहेंगे और अलग अलग ग्रुप्स में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अलग अलग होंगे और उसमें से भी आपको कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करने होंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ग्रुप ए से। ग्रुप ए जो कि आपका 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन कैरी कर रहा है और इस ग्रुप में टोटल 7 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से हमको सिर्फ 5 के करने होते हैं। ये सारी बातें ऑलरेडी हम कर चुके हैं प्रीवियस ग्रुप्स में, तो इस पर बहुत फोकस ना करते हुए फटाफट से मूव करेंगे हम लोग ग्रुप ए के क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो जो पहला क्वेश्चन है ग्रुप ए में वो कहता है कि what will be the median of 12, 15, 18, 7 and 8। आपसे पूछा जा रहा है कि ये एक सीरीज़ दिया हुआ है विच इज़ क्लियरली अंडरस्टूड कि एक इंडिविजुअल सीरीज़ है जहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक डेटा है और इसकी मदद से आपसे पूछा जा रहा है कि इस सीरीज़ में मीडियन क्या होगा। तो मीडियन निकालने के लिए हम कैसे मीडियन निकालते हैं इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़। तो मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आप सबसे पहले तो जान लो। मीडियन को m से डिनोट करते हैं एंड फॉर्मूला इज n+1/2th आइटम। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ मीडियन। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले हम लोगों को कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कि सबसे पहले क्या करोगे तो जो डेटा दिया हुआ है उसको हम x मान लेंगे, ठीक है, जैसे कि 12, 15, 18, 7 और 8, दिस इज़ x। और सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा तो इनको हमें अरेंज करना होगा। अरेंजमेंट जो है वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में करें। आप पहले सीरियल नंबर लिख लो, उसके बाद आप लिख लो x, ठीक है। पहले सीरियल नंबर लिख लेंगे फिर x लिख लेंगे। अब मैंने कहा अरेंज हमको करना होगा, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जिसमें भी अरेंज करना चाहो कर सकते हो। हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो लाइक सबसे पहले हम 7 ले लेंगे, उससे बड़ा 8, उससे बड़ा क्या है सीरीज़ में 12, फिर उससे बड़ा है 15 और देन उससे बड़ा है 80। अरेंज कर दिया हमने। फिर हम लोग सीरियल नंबर दे देते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। ये देखो एक जो स्टेप मीडियन निकालते समय हमको फॉलो करना होता है वो हमने यहाँ पे कर लिया है। कुछ भी नहीं किया, सिंपली सीरियल नंबर दे दिया है 1, 2, 3, 4, 5। और रहता तो और कंटिन्यू करते 6, 7, 8, 9 एंड x जो भी वैल्यूज़ थे उसको हम लोगों ने अरेंज कर लिया है किसी भी एक ऑर्डर में। अब देखो n बराबर क्या लेते हैं, तो n बराबर यहाँ पे आप लोगे जितने भी नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं आपके पास। कितने आइटम्स हैं? 5। गिनो ना कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो n = 5। नाउ मीडियन निकालने के लिए क्या करना है, n+5 है ना, n+1, तो 5 + 1/2th आइटम कितना हो जाएगा 6/2th आइटम। कितना आ गया आपका 3rd आइटम। अब ये जो 3rd आइटम आया है आपका, इसका क्या करना है, तो दिस इज़ नॉट योर आंसर। करना ये है कि अब आपको तीसरे टर्म को देखना है, वो भी x में। तो 3rd आइटम पे x का वैल्यू कितना है 12। सो द आंसर इज मीडियन = 12।
दिस इज द आंसर। देख लीजिए ज़रा ध्यान से, हालांकि ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल सा है, मीडियन निकालना आपको बहुत अच्छे से आता होगा। हम लोगों ने क्या किया है, तो सिंपली हमारा जो सीरीज़ दिया हुआ था उसको पहले अरेंज किया, फिर n+1/2th आइटम का फॉर्मूला अप्लाई किया, और जो हमारा टर्म आ गया है, जो आइटम आ गया है, हम लोगों ने बिल्कुल उसके सीधे एक्स सीरीज़ में देखा, जो भी वैल्यू था वही हमारा क्या है, मीडियन का वैल्यू है। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1, जो कि यहाँ पे हमारा हो जाता है कंप्लीट। उसका आंसर बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा और यही इसका आंसर भी होगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि होता क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का जस्ट मीनिंग लिखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो सबसे पहले आप देखो, बहुत तरीके हो सकते हैं इसका जवाब देने के। आप पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग डायरेक्टली लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, शुरुआत वहाँ से कर सकते हो। हालांकि 2 मार्क्स का आंसर है आपका, 2 लाइन इनफ रहेगा। आप लिख सकते हो कि दिस कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा दिया गया था ये, कार्ल पियर्सन इन 1893। ठीक है, 1893 में कार्ल पियर्सन के द्वारा स्टैंडर्ड डेविएशन के कॉन्सेप्ट को दिया गया था। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका होता क्या है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ, इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ arithmetic average of the square of deviations from various items from arithmetic mean। देखिए क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इट इज़ अ स्क्वायर रूट, किसका भाई, तो अर्थमेटिक एवरेज का, जिसको हम कैसे निकालते हैं, तो पहले हम स्क्वायर करते हैं उस डेविएशन का जिसको हम वेरियस आइटम से ले रहे हैं फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। पहले मीन लिया, उसके बाद इससे हमने क्या निकाल लिया, डेविएशन निकाल लिया, फिर डेविएशन का हमने स्क्वायर करा, और इस स्क्वायर का जो अर्थमेटिक एवरेज होता है उसका जो स्क्वायर रूट है उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। आप और भी एक आध लाइन ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांटेड टू, कि ये एक तरह का रूट मीन स्क्वायर डेविएशन कहलाता है। ठीक है, इट इज़ अ रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, इट इज़ अ रूट मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको सिंबलाइज हम करते हैं कैसे, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा था। और मैंने आपको बस इतना बताया है, आप 2 लाइन में इसका आंसर आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मार्क्स का है, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बस आपको बतला रही हूँ कि आप क्या क्या इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आता है
तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है उसका आंसर। और अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ग्रुप ए में कहता है डिफाइन कीजिए प्राइस इंडेक्स नंबर को। इंडेक्स नंबर हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो भी कैसे निकाला जाता है, ये सारी बातें हम लोगों ने सीखी है। यहाँ पे आपको उसी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द प्राइस इंडेक्स नंबर। तो प्राइस इंडेक्स नंबर को हम सिंपली जो है, तो प्राइस इंडेक्स नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है वो हम सिंपली इसके मीनिंग से कर सकते हैं। एंड द मीनिंग ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर इज, इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स, आप लिख सकते हो इसमें सिंपली, इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स changes in the average change, या सिंपल लिखें इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स, डायरेक्टली लिख सकते हो तो ऐसे ना लिख के लिखें, इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंटिंग एवरेज चेंज ओवर टाइम पीरियड। अब देखो नाम से पता लग रहा है प्राइस में होने वाले चेंज, ठीक है। तो ओवर टाइम पीरियड इन द प्राइसेस पेड, जो प्राइस पे किया जाता है बाय द प्राइसेस पेड बाय द अल्टीमेट, कौन पे करता है, कंज्यूमर्स। सो प्राइसेस पेड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स फॉर अ specified basket of goods and services. Ultimate baskets of goods and services is known as price index नंबर। देखो क्या है, तो इंडेक्स नंबर के बारे में तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, एवरेज चेंज, जो कि दिस रिप्रेजेंटिंग द एवरेज चेंज ओवर टाइम पीरियड, जो कि समय के साथ देखने को मिलता है, उसी को इंडेक्स नंबर कहते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर के साथ प्राइस लगा हुआ है, तो क्या बात हो जाएगी कि इंडेक्स नंबर अगर रिप्रेजेंट करे एवरेज चेंज को, जो कि ऑफ कोर्स समय के साथ देखने को मिलता है, किसमें, तो इन द प्राइसेस जो पे किया जा रहा है, किसके द्वारा पे किया जाता है, कंज्यूमर्स के द्वारा। क्यों कंज्यूमर प्राइस पे करते हैं, तो जब वो स्पेसिफाइक बास्केट या फिर तुम कहो एक निश्चित मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं को जब वो खरीदता है, उसको जब परचेज करता है, तो उस दौरान जो भी कीमत पे किया जाता है और जो कीमत पे किया जा रहा है कंज्यूमर्स के द्वारा, उस कीमत में समय के साथ जो परिवर्तन हो, उस परिवर्तन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं, उसे ही हम प्राइस इंडेक्स नंबर के नाम से जानते हैं। सो इंडेक्स नंबर अगर रिप्रेजेंट करे एवरेज चेंज ओवर टाइम पीरियड इन द प्राइसेस जो पे किया जा रहा है कंज्यूमर्स के द्वारा फॉर स्पेसिफाइड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन दिस इज नोन एज प्राइस इंडेक्स नंबर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है वो हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। क्योंकि जैसा पूछा जा रहा है 2 लाइन में बिल्कुल वैसा ही जवाब देंगे, बहुत एक्स्ट्रा भी नहीं लिखेंगे और बहुत कम भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब मूव करेंगे हम हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है और उसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे कहता है डिफाइन पॉवर्टी लाइन इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक। पॉवर्टी लाइन जो है इंडिया में, उसको डिफाइन करने के लिए कहा जा रहा है मिनिमम जो कैलोरी इनटेक रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर पॉवर्टी लाइन को कैसे हम डिफाइन करते हैं, स्पेशली इन द इंडियन इकोनॉमी, उसके बारे में सवाल है। तो कैलोरीज इनटेक से रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारी बातें ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं, बता चुके हैं हम कि इंडिया में पॉवर्टी को या पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के पूरे 2 तरीके हैं, याद करें आप। एक है मिनिमम कैलोरीज इनटेक के बेसिस पे और दूसरा है आपका मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के बेसिस पे, ठीक है। तो जो मिनिमम कैलोरीज रिक्वायर्ड है पॉवर्टी लाइन, आप ये पूरा लिख सकते हैं, पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। आंसर देखो कैसे कर सकते हो, इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक। एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी आप ये काम कर सकते हैं, वर्ड टू वर्ड भी लिख सकते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब पॉवर्टी लाइन का डिटर्मिनेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट, तो इसको हम डेली बेसिस पे करते हैं सबसे पहले तो। और ये आपके अर्बन और रूरल एरियाज़ के लोगों के लिए थोड़ा अलग अलग है। अर्बन एरियाज़ के लोगों के लिए जो मिनिमम कैलोरी इनटेक रिक्वायर्ड है विच इज़ 2100 कैलोरीज पर डे पर पर्सन, याद रखेंगे। इसको आप वर्ड्स में भी सेंटेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी सिंपली इस बात को डिफाइन कर सकते हैं। आपका आंसर क्लियर भी लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा। तो अर्बन एरियाज़ के लोगों के लिए है 2100 कैलोरी डेली बेसिस पे, और रूरल एरियाज़ के लोगों के लिए जो मिनिमम कैलोरीज रिक्वायरमेंट है विच इज़ 2400 कैलोरी पर डे पर पर्सन। This is the poverty line determined on the basis of calories intake in India. For urban area it is 2100 and for rural area it is of 2400. तो ये हो गया आपका poverty line का determination इंडियन इकोनॉमी में on the basis of calories intake. क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट, चूँकि मेन तो यही पूछा जा रहा है तो हम यही लिख सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। आइए फटाफट से देख लें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्या पूछा जा रहा है और उसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन करता है मेंशन एनी वन रीज़न टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया। बोलता है कोई भी एक कारण मेंशन कीजिए कि क्यों इंडियन इकोनॉमी में गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए। तो वैसे तो बहुत सारे इसके कारण हैं, बट आपसे कोई भी एक ही रीज़न पूछ रहा है तो आप सिंपली कोई भी एक रीज़न लिख सकते हो कि क्यों वुमेन एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, फीमेल एजुकेशन को क्यों प्रमोट किया जाना चाहिए। One reason to promote girls' education in India is, first of all, it helps in improving quality of life of the family. It helps in improving, or you can say promoting, improving the quality
ऑफ लाइफ ऑफ अ फैमिली। देखिए, विमेन एजुकेशन या गर्ल्स एजुकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर गर्ल्स एजुकेटेड होंगी तो इससे सिर्फ एक लड़की एजुकेटेड नहीं होगी, बल्कि उस लड़की का जो पूरा का पूरा परिवार है, उस महिला का जो पूरा परिवार है वो एजुकेटेड होगा। तो गर्ल्स एजुकेशन सिर्फ इंडिविजुअल एजुकेशन लेवल को प्रमोट करने में हेल्प नहीं करता है, बल्कि ये ओवरऑल फैमिली के क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने में मदद करता है। तो एक तो ये आप कारण लिख सकते हो। यहाँ पे लिखना सिर्फ एक ही कारण है, मैं आपको एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बता सकती हूँ सो दैट कि आप उनमें से कोई भी एक पॉइंट लिख दें अगर सवाल यही आता है तो। उसके अलावा वुमेन्स लिटरेसी जो होता है वो नेशनल लिटरेसी रेशियो को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। वुमेन्स लिटरेसी या यू कैन से गर्ल्स लिटरेसी रेट जो होती है, अगर ये प्रमोट होगी तो इससे नेशनल लिटरेसी रेट, देखो किसी भी कंट्री में मेल और फीमेल दोनों पॉपुलेशन है इक्वल, राइट? इक्वल हो ज़रूरी नहीं है बट दोनों हैं। अब अगर सिर्फ एक ही जेंडर एजुकेटेड होगा, लिटरेट होगा, तो ओवरऑल जब हम किसी भी देश की लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो वो हमको कम मिलेगा। अगर विमेन को भी लिटरेट किया जाए, गर्ल्स की भी एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, तो गर्ल्स एजुकेशन से जो ओवरऑल एजुकेशन का लेवल है, जो लिटरेसी रेट है, वो बढ़ती है किसी भी देश की। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि क्यों गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। इससे हमारा क्या फ़ायदा है? तो देश का फ़ायदा है, समाज का फ़ायदा है, परिवार का फ़ायदा है और वुमेन का तो फ़ायदा है ही है, ठीक है। उसके अलावा आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने से ये एक तरह का कॉन्फिडेंट क्रिएट करता है। इसको ऐसे लिखो, इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंट फीमेल जेनरेशन। और अगर फीमेल जनरेशन कॉन्फिडेंट होगी तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो काफ़ी हद तक प्रमोट होगा, विच विल प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फीमेल एजुकेशन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इंडिया में और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमें कोई एक लिखने हैं तो हम इनमें से कोई भी एक पॉइंट को अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहता है व्हाट इज कुटुंबश्री। व्हाट इज कुटुंबश्री। सी, कुटुंबश्री is a program adopted by government of Kerala to alleviate poverty from the country। देश से गरीबी को दूर करने के लिए केरला की सरकार के द्वारा एक कह सकते हैं आप पॉलिसी या नीति अपनाई गई, जिसको हम कुटुंबश्री के नाम से जानते हैं। कुटुंब का मतलब होता है परिवार और श्री का मतलब होता है महिला। तो कुटुंबश्री के नाम पर एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ केरला ने अडॉप्ट कर लिया सो दैट कि वो अपने देश से गरीबी को, अपने राज्य से गरीबी को दूर कर सके और उसी को नाम दिया गया कुटुंबश्री। इसमें महिलाओं को शामिल किया गया था गरीबी को दूर करने के उद्देश्य से और महिलाओं को इसमें कई तरह से उनके महिलाओं से संबंधित जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे कि दहेज प्रथा है, कन्या भ्रूण हत्या है, इस तरह की कार्यस्थल पर
महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न के मामले होते हैं, इस सारे मामलात से फीमेल्स को हटाते हुए उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हुए एक प्रोग्राम अडॉप्ट कर लिया गया था। और इस प्रोग्राम को स्टेट पॉवर्टी इरेडिकेशन मिशन के तहत गवर्नमेंट ऑफ केरला ने इम्प्लीमेंट किया था और इसको नाम दे दिया था कुटुम्बश्री। तो आप इसको 2 लाइन में लिख सकते हो कि कुटुम्बश्री इज़ अ पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, देखो इसको कई तरह से लिखा जा सकता है, बट क्योंकि 2 मार्क्स का है तो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे। आप क्या लिख लो इसमें कि इट इज़ a poverty eradication program, या इसको ऐसे लिखो, poverty eradication and women empowerment, महिलाओं को भी आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम adopted, or you can say implemented by state poverty eradication mission, state poverty program adopted by गवर्नमेंट ऑफ केरला। ठीक है, एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा दो कि दिस प्रोग्राम was implemented under state poverty eradication mission, which is known as SPEM in short form. This program was implemented under State Poverty Eradication Mission in Kerala. That's it. ठीक है, लिखने को आप बहुत सारी बातें इसमें लिख सकते हो, बट चूँकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम बहुत ज़्यादा भी लिखेंगे तो मैं बार बार कह रही हूँ कोई वैसा खास बेनिफिट है नहीं, तो हमने बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट येस, जो काम की बातें हैं वो हम लिख देंगे, हमारा काम जो है वो हो जाएगा। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट आंसर। एंड नाउ मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ग्रुप ए, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7। एंड जल्दी से देख लें कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है और फिर जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं कि उसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें पूछता है कि इन विच सेक्टर्स रिफॉर्म वर डन इन द इनिशियल फेज ऑफ रिफॉर्म्स इन चाइना। चाइनीज़ इकोनॉमी में जो रिफॉर्म करे गए थे, चाइना में जो रिफॉर्म अपनाए गए थे इन 1978, तो उस रिफॉर्म के इनिशियल फेज़ में कौन से सेक्टर से रिफॉर्म की शुरुआत करी गई थी, हमारा सवाल यही कह रहा है। तो चाइना में हम सब याद करेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है काफ़ी डिटेल में कि इन दी चाइनीज़ इकोनॉमी जो रिफॉर्म की प्रोसेस शुरू करे गए थे वो बिल्कुल कुछ फेजेस में थे, और जो शुरुआती फेज़ था उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉरेन ट्रेड सेक्टर एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर से रिफॉर्म के प्रोसेस शुरू किए गए थे। तो चाइना में फर्स्ट फेज ऑफ रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस्ड इन एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर, जहाँ पे कई तरह के सुधार से संबंधित प्रोसेस फॉलो करे गए थे चाइना में, और इस तरह से चाइना का फर्स्ट फेज ऑफ रिफॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गया था।
इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 7 के कंप्लीट होने के साथ साथ जो ग्रुप ए के हमारे तमाम क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं 1 बाय 1 करके। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर बता दिया है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करते हुए पढ़ सकते हैं। और अब हम लोग हमारे नेक्स्ट ग्रुप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, विच इज़ ग्रुप बी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ईच ग्रुप में, ईच क्वेश्चन का मार्क्स 3 है ग्रुप बी में, और उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप बी के क्वेश्चंस को हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।